नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्व की अखिलेश सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने की तैयारी कर रही है। खबर यह है कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाने का खाका तैयार कर चुकी है। हालांकि सरकार की ये कवायद विपक्षियों को नागवार गुजर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है और इसीलिए वो दूसरों की योजनाओं पर अतिक्रमण कर रही है। यानी हमारे सियासी दल महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इतना ही नहीं, सरकार योगी राज के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सभी विभागों के मंत्रियों से कहा गया कि वो 25 जून को अपने विभाग के कामकाज की स्टेटस रिपोर्ट सौंपें, जिससे ये पता चल पाए कि संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में सरकार किस तेजी से बढ़ रही है। जानकारी ये भी है कि काम में हीला हवाली करने वालों पर सरकार का चाबुक चल सकता है, जबकि बेहतर काम करने वालों पर सरकार की नजरें भी इनायत हो सकती हैं। यानी सरकार मंत्रियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी में भी है। लेकिन विपक्ष सरकार पर एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि काम के नाम पर सिर्फ शोशेबाजी की जा रही। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि वादे तो भरपूर किए गए, लेकिन उन वादों पर सरकार कितना खरी उतरी। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या संदेश देगा? आज लोकतंत्र में चर्चा इन्हीं मुद्दों पर। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने समाजवादी के नाम से करीब दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के कुछ ही दिन बाद सपा सरकार की समाजवादी शब्द से जुड़ी योजनाओं के समाजवादी शब्द को हटाने का निर्देश दिया। और सूत्रों के माने तो जल्द ही यूपी में पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं में अब समाजवादी की जगह बीजेपी के युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा जाएगा। आप भी देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी शब्द उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कर देना चाहते हैं। सत्ता में आते ही उनकी सरकार ने अखिलेश सरकार में शुरू की गई समाजवादी नाम की तमाम योजनाओं को बंद कर दिया था। अब योगी की योजना है कि सरकार की हर योजना में भाजपा के युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिखे। इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन सूत्रों के मुताबिक इसलिए प्रदेश सरकार दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को केंद्र में रखकर योजनाएं बनवा रही हैं। सभी विश्वविद्यालयों में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिकता की वो माने भारत की जो आत्मा है आध्यात्मिकता, उसके पूरी तरह से एक प्रेरक हैं। हमारी स्वयं की जो योजनाएं हैं उनको तो निश्चित रूप से उनके नाम के देंगे, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। योगी सरकार दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तमाम योजनाएं प्रस्तावित कर रही है। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना, दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना, सभी राज्य विश्वविद्यालयों में दीनदयाल उपाध्याय शोध केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, नगर निकायों के दक्ष व्यक्तियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, रोडवेज के उत्कृष्ट ड्राइवरों के लिए 1 लाख रुपए की पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार योजना। देखा जाए यूं तो देश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें अपनी विचारधारा के महापुरुषों के नाम से सरकारी योजनाओं के नाम रखती रही है, लेकिन समाजवादी शब्द हटाने पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी ऐतराज है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास अपना विजन नहीं होने की वजह से दूसरों की योजनाओं पर अतिक्रमण कर रही है। मुझे लगता है कि योजनाओं का नाम बदलने से बेहतर है कि आप अच्छा काम करके उन योजनाओं को नई योजना बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये राजनीतिक पूर्ण कदम है। कुल मिलाकर पूर्व की सरकार की योजनाओं को एक के बाद एक बदलने और खत्म करने के बीजेपी सरकार का फैसला विपक्ष को नागवार गुजरा है। लेकिन सवाल तो जनता भी पूछेगी कि क्या नाम बदलने से सूबे के हालात में भी बदलाव आएगा। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ।
या तो प्रदेश की योगी सरकार पूर्व की अखिलेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने की तैयारी है। खबर यह है कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाने का खाका भी तैयार कर चुकी है और इसके साथ ही 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की तैयारी है, यानी मंत्रियों की जवाबदेही भी तय करना चाहती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से 4 खास मेहमान हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत। मनोज यादव समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हसीब जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत हरीश श्रीवास्तव जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। ये नाम बदलने के पीछे मंशा क्या है? क्या नाम बदलने से सूबे की तस्वीर बदलेगी? अक्षय जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि सभी राजनीतिक दल जो उस दल के हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनके सिद्धांतों पर, जिनके दर्शन पे हम सब काम करते हैं और उनका शताब्दी वर्ष सरकार बना रही है, पार्टी और सरकार दोनों ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष को मना रही है, जिसको हम गरीब कल्याण वर्ष के नाम से मना रहे हैं जी। तो अगर हमने उनके नाम से अगर योजनाएं शुरू की गरीबों के कल्याण के लिए या व्यापक हित में जो योजनाएं शुरू की, तो उसमें किसी को ऐतराज होने का कोई अर्थ नहीं है। और समाजवाद तो एक पिछले विचारधारा है ना, समाजवादी शब्द अगर जोड़ा रह जाता है तो दिक्कत कहाँ पड़ती है? नहीं अक्षय जी, देखिए, बात समाजवाद और समाजवादी विचारधारा का नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केंद्र की 2 योजनाओं, मैं आपको 2 योजनाओं का चर्चा कर रहा हूं। एनएचआरएम में जो एम्बुलेंस आई उस पे समाजवादी एम्बुलेंस सेवा उसको नाम दिया गया, पैसा केंद्र सरकार का था। इस तरह जो खाद्यान्न योजना, संपूर्ण खाद्यान्न योजना थी, उसके जो बैग बने, जो किट बने, उस पे अकेले अखिलेश जी का फोटो चिपका था। अगर आप करना ही चाह रहे थे तो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दोनों का चित्र होना चाहिए था। केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दे रही थी। तो ये जो सरकारें कर रही थी, हमने तो किसी का इस तरह से सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो विभिन्न कार्यक्रम हम चला रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं, हम उनको लेकर के काम कर रहे हैं। सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव जी, बीजेपी जो कह रही है कि शायद ये परंपरा बन चुकी है और इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। पहले वालों ने अगर किया, वो गलत नहीं थे, तो हम गलत कैसे? अच्छा जी, बीजेपी के एजेंडे में कोई विजन है नहीं। जो पुरानी चीजें हैं उसी का नामकरण बदल के सब चीजें किया गया और योगी जी इसमें महारत हासिल नहीं किए हैं। 3 साल पहले हमारे मोदी जी जो दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, यूपीए सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदल दिया। और आप अंदाजा लगाइए, प्लानिंग कमीशन जो 5 वर्षीय योजना की होती थी उसका नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग कहां तक धरती पर आया भारत के जमीन पे, ये आज तक पता नहीं है। और जितना भी बदलाव किया सब यूपीए गवर्नमेंट की हुई चीजों पे किया। तो योगी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मोदी जी के बहुत बड़े अनुयायी इस वक्त योगी जी हैं, क्योंकि दोनों लोगों की सोच, भाषा, वो सब चीजें मिलती जुलती हैं। और इनका काम, हम आपको बतावें कि गोरखपुर में मोहल्ले बदल दिए गए। अलीनगर को आरनगर कर दिया गया, हुमायूंपुर को हनुमानपुर कर दिया, मियां बाजार को माया बाजार कर दिया। आप बदलाव की उस प्रक्रिया में हैं। रेवेन्यू में कहीं चेंजिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इनकी सत्ता तब थी नहीं जब नाम ये बदले। तो रेवेन्यू में तो कोई बदलाव नहीं कर पाए। हाँ, हम आज ये बात कर रहे हैं, हो सकता है योगी जी के संज्ञान में आ जाए तो रेवेन्यू में भी उस चीज को चेंज करने की कोशिश वो करें। मेरा कहना है कि आप दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, नानाजी देशमुख के नाम पर
आडवाणी जी, जोशी जी के नाम पर आप जो भी करना चाहो करो। देश की भलाई के लिए, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए बहुत योजनाएं लाओ उनके नाम पर, हम स्वागत करेंगे। लेकिन नामकरण करके और सिर्फ आप शोसेबाजी करो कि हम ही सब काम कर रहे हैं। अभी एनआरएचएम की बात जिक्र किया हमारे भाई ने। एनआरएचएम यूपीए गवर्नमेंट की थी और उस वक्त यूपीए की सरकार थी जब समाजवादी शब्द उसमें यूज किया गया। कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस चाहती थी कि एनआरएचएम की पहुंच नीचे तक जिस कारण से बनाई गई है वो पहुंचे, जनता की सीधे भलाई हो। नाम में क्या रखा है? नाम ऐसे ही खाद्य अन्न योजना का है। हम फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने लाई थी, उसे भी राज्य सरकारों ने अपने उनको ये अधिकार दिया गया था उसमें कि अपने अधिकार के अंतर्गत उसे वो जनता के कल्याण में, बीपीएल में जो लोग मौजूद हैं उनके हाथों में वो शक्ति आप दीजिए। नामकरण की कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने तरीके से बदल ली, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि आप जनता के बीच में ये सब योजनाएं सही तरीके से प्रस्तुत करें। सवाल मेरा वही कहना है, इसीलिए हम इस बहस को लेकर आए हैं बीजेपी कि सिर्फ नाम बदल देने भर से क्या प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ले आवे ना, नानाजी देशमुख से बड़ा कोई समाज उद्धारक था क्या? ले आवे नानाजी देशमुख के नाम। ठीक है, मनोज यादव जी, सरकार की इस कवायद से क्या समाजवाद को आपको लग रहा है धक्का लगा, या फिर लग रहा है कि समाजवादी शब्द अगर ना जोड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर था? अच्छा जी, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं साथ में बैठे हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। जैसे ही ये समाजवादी शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, संविधान में निहित है उस शब्द का, उसका पूरी तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समाहित किया गया है, उसको जैसे ही हटाते हैं इनका जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो औधे मुंह गिरता नजर आता है मुझे। मैं इनकी सारी नई योजना, पुरानी योजना और सेंट्रल के द्वारा दी गई योजना, सभी योजनाओं का स्वागत करूंगा। समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। मेरा सिर्फ इनसे इतना कहना है, जो गरीब है, मजदूर है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं और जो व्यापारी है, उनके लिए आपकी नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अगर आपको किसी दूसरे महापुरुष के नाम से योजना चलानी है तो आप चलाइए, समाजवादी पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। आपको 325 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आबादी ने, और अगर आप 325 सीट पाके सिर्फ ये नाम बदलने और नामकरण में ही अपना समय बिताना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसमें किसी तरीका का कोई विरोधाभास नहीं है। आप लोगों तक अपनी कल्याणकारी योजनाएं जो समाजवादी पार्टी की थी उनको पहुंचाइए और कुछ नया लेके आइए। हसीब सिद्दीकी साहब, सरकार बदलते ही आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है योजनाओं का नाम बदलने की? इसके क्या फायदे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमको लगता है कि सरकार ने पिछली जो आ रही है ये 28 साल पूर्व, 30 साल पूर्व ऐसा नहीं था। सरकार जो थी, सरकार होती थी, चाहे वो ए पार्टी हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, तो योजनाएं शुरू होती थी, वो चलती रहती थी। लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद ये परंपरा शुरू हुई कि जो ये सरकार काम कर गई उसको रिवर्स करना है, उसका नाम बदलना है। मेरा मानना है कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जो काम देखती है, नाम नहीं देखती। जैसे अभी हमारे साथी ने, बीजेपी के स्वास्थ्य ने कहा कि जो केंद्र की योजनाएं थी तो समाजवादी उसमें जोड़कर जो है उसको पिछली सरकार ने अपने नाम पे चलाया। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आप काम कर रहे हैं जनता काम देखती है, नाम नहीं देखती। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस सरकार से मेरा पिछला अनुभव है कि ये जांचों में पड़ गई है। पिछले सरकार हुआ है क्योंकि इसका बहुत ही पुराना अनुभव, मेरा बुरा अनुभव है। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी हारी तो 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, 4 जांच, कुछ नहीं तो लोगों ने उसको जो है लिया, बर्दाश्त किया। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो लोगों ने उसको जो है सराहा नहीं। यही स्थिति आज है कि हर जितनी योजनाएं थी पिछली सरकार की सबकी ठीक है, जांच कीजिए, सजा दीजिए, लेकिन आप काम रोक दीजिएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि बरसात आने वाली है, 2-4 दिन में लखनऊ बारिश शुरू हो जाएगी।
ये गोमती रिवरफ्रंट का काम शुरू किया पिछली सरकार ने, घोटाला हुआ क्या वो मतलब नहीं, आप जांच कीजिए, जो दोषी उसको सजा दीजिए। लेकिन जो सिल्ट पड़ा हुआ है, तो मट्टी पड़ी हुई है गोमती में, उसको आप साफ नहीं करेंगे, काम आपने रोक दिया तो फ्लड आएगा तो क्या स्थिति आएगी। ये स्थिति लखनऊ की और स्कीम्स की है। हेरिटेज जोन था हमारा, वहां काम हो रहा था, वो पूरा काम रुक गया। और जो अच्छा देखिए अपूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसमें कुछ आप मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन अगर आपने काम रोक दिया अगर आपने, तो इसका आपका प्रभाव जो है आने वाले चुनाव में या आम जनता इसको अच्छी जगह से नहीं लेगी। मेरा मानना यही है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, जनता आपका आकलन करता है आपके काम से। यानी ये कह सकते हैं कि महापुरुषों के नाम पर सियासत करने से हमारे राजनीतिक दल गुरेज नहीं करते, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां उनके नाम का खूब सहारा लेते हैं। नहीं तो लाभ क्या होता है उससे, मैं ये पूछ रहा हूँ, उससे लाभ क्या होता है जी? उससे लाभ नहीं होता उससे। अच्छे नाम कोई रख दिए, पंडित नेहरू के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम के ऊपर, बीजेपी अपने नेताओं के नाम के ऊपर रख दे, लोहिया जी के नाम पर रख दीजिए आप। जनता तो काम देखती है ना, आपने काम क्या किया। बिल्कुल, सवाल इसीलिए हम आज उठा रहे हैं कि आखिर नाम बदलने से क्या तस्वीर बदल सकती है, आखिर क्या फायदे होते हैं, क्यों सरकार को इस बात की जरूरत पड़ जाती है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले पिछली सरकारों की योजनाओं के नाम बदल दिए जाएं। और भी तमाम दिक्कतें हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी बेहद कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ सूबे की योगी सरकार अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। इन 100 दिनों में योगी के ताबड़तोड़ फैसले, लेट मिडनाइट मीटिंग और मंत्रियों अधिकारियों को नसीहत से योगी ने संदेश भी दिया कि न सोएंगे न सोने देंगे, न खाएंगे और न खाने देंगे। ऐसे में अपने 100 दिन पूरा कर रही योगी सरकार के कामकाज का श्वेत पत्र भी योगी सरकार जारी करेगी, जिसके लिए 25 जून की तारीख भी अब तय कर दी गई। शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा सौंपने के आदेश और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी देने के बाद योगी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सरकार किसी धर्म या वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर चलने वाली है। ये बात और है कि इस बीच कानून व्यवस्था के हालात ने सरकार के दावों पर अपराधियों के ज्यादा हमले दिखाई दिए, लेकिन अब योगी खुद इस बात का पता लगाएंगे कि इन 100 दिनों में वादों पर अमल की रफ्तार का क्या हुआ, जिसके लिए मंत्रियों ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। देखिए, हमारे भी विभाग के और लगभग सभी विभागों के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिए थे 100 दिन के, उस 100 दिन के लक्ष्य पे पूरी तरीके से पूरी सरकार खरा उतर रही। कुछ विकास की समस्याएं हैं जिनमें योजना बना के पूर्ण करने में समय लगता है, उनकी भी योजना बन रही है और अभी 14 वर्ष की बिगड़ी हुई व्यवस्था है। आपको याद दिलाते चले कि सरकार बनने के ठीक बाद ही आदित्यनाथ योगी ने प्रेजेंटेशन के जरिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समीक्षा करते हुए मंत्रियों को लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का टारगेट दिया था। और अब लगे हाथ 25 जून को विभागवार मंत्रियों से योजना और रफ्तार की स्टेटस रिपोर्ट भी ली जाएगी। साथ ही हीला हवाली करने वाले मंत्रियों पर चाबुक चलाने के साथ ही अच्छा काम करने वाले मंत्रियों पर नजरें इनायत होंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि बीते 100 दिनों में काम नहीं, लेकिन काम की शोशेबाजी खूब हुई। मैं तो योगी जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो 100 दिन में अपना एक काम बता दें जिससे आम आदमी को, किसान को, गरीब को, नौजवान को, किसी को भी कोई लाभ हुआ हो। बहरहाल यूपी की सत्ता पर काबिज नए निजाम ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में तेज तरार फैसलों से न सिर्फ विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है, लेकिन जनता में ये उम्मीद भी जगाई है कि जल्द ही यूपी के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ये बात योगी भी बखूबी जानते हैं कि कांटों से भरा सत्ता का ये सफर लंबा और चुनौतियों वाला है। इसलिए योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर श्वेत पत्र जारी कर मंत्रियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। या तो अब योगी सरकार इस बात की तैयारी भी कर रही है कि जनता के सामने सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। सवाल इसी बात को लेकर है, 100 दिन में कितना खरा उतरेगी योगी सरकार। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? अभी आपने उपेंद्र तिवारी का भी बयान सुना, सत्यदेव पचौरी का बयान सुना। उपेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि हम 100 दिन के कामकाज में खरा उतरेंगे। पचौरी साहब कह रहे हैं कि हमें पिछले 14 साल की बिगड़ी व्यवस्थाएं मिली हैं, सुधारने में वक्त लगेगा। ये विरोधाभास क्यों? नहीं, अच्छा जी, विरोधाभास कहाँ, विरोधाभास सोच में है लोगों के। अभी हसीब सिद्दीकी साहब कह रहे थे
कि 28 साल पहले या कब कांग्रेस की जब तक सरकारें थी तब तक ये नाम का वो नहीं था। इंदिरा भवन और राजीव भवन, ये भवन क्या है? ये पूरे देश में केवल एक परिवार के नाम पे योजनाएं चलाई जा रही थी। तो आज ये नजरिया बहुत जल्दी बदल जाता है। हम सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, समाजवादी सत्ता में नहीं, इनको कोई कहीं काम नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जनता को जिसको नजर आना चाहिए उसको काम नजर आ रहा है। न उपेंद्र तिवारी की बात गलत है, न माननीय सदैव पचौरी की बात गलत है। निश्चित रूप से जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और सरकार ने जो प्राथमिकताएं निर्धारित की थी उस निर्धारित प्राथमिकताओं पर पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। संभवतः आप भी अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखेंगे तो आपको भी नजर आएगी। नहीं सर, अगर बिजली व्यवस्था सुधरी है, सर जहां पर कमियां नजर आती है वहां पर हम सवाल उठाते हैं हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन हम आईना दिखाने का काम करते हैं। आप 100 दिन की सरकार की बात को इस तरह से बहस का मुद्दा बना रहे हैं जैसे 5 साल पूरे हो गए हो। अभी तो सर रिपोर्ट कार्ड पेश करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने को तैयार हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही, सवाल पूछे जाएंगे ना। एग्जाम तो देने की तैयारी है। हम कब मना कर रहे हैं कि हम एग्जाम देने की तैयार नहीं है। हमने जो प्राथमिकताएं सरकार के लिए निर्धारित की थी उस पर पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आज अगर 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे बिजली मिल रही है तो ये काम नहीं हुआ। ये दावा तो पहले की अखिलेश सरकार भी करती रही है कि हम शहरी इलाकों में 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे। अखिलेश सरकार करती रही है। अक्षय जी, आप अपने चैनल के रिपोर्टर को भेजिए ना गांव में, देहातों में, वो पता करके हमें आप ये बात नहीं कह सकते। अखिलेश सरकार कहती रही, कर नहीं पाई। हरीश श्रीवास्तव जी, हमने 100 दिन पूरे होने वाले हैं, है ना। आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आपकी जानकारी में होगा कौन कौन से वो काम है जो लगता है कि सरकार ने बेहतर किए हैं इन 100 दिनों में। देखिए, गड्ढा मुक्त में अगर 80,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई तो ये एक बहुत सराहनीय काम हुआ। किसानों के कर्ज माफ करने का निर्णय किया गया है, बहुत सराहनीय काम हुआ। बिजली आपूर्ति गांव से लेकर के जिला हेडक्वार्टर और बड़े शहरों में बराबर सरकार ने जो किया उसको करके दिखाया, ये अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ। ठीक है। जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जो किताब और ड्रेस और इनकी आपूर्ति की समय से शिक्षा सत्र रेगुलराइज हो, 220 दिन के अंदर जो कैलेंडर है शिक्षा का वो जारी हो, ये सब इतने अनेक सारे काम हैं जिनको अगर आप देखना चाहते हैं तो सरकार के पास आज स्वास्थ्य की योजनाओं को ले लीजिए। जो ट्रांसफर उद्योग बना हुआ था वो आज ऑनलाइन अब ट्रांसफर होने जा रहे हैं। न किसी की सिफारिश चलेगी, जो मेरिट के आधार पर जो तय नाम्स हैं उन पे ट्रांसफर होंगे। तो बहुत सारी चीजों में सरकार ने सुधार किया। आज ये जो अवैध कब्जे थे, उन अवैध कब्जों को लोगों को कब्जा दिलाने के जिनकी जमीनें अवैध कब्जा हुई थी वो काम हो रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना, जिससे जो हमारी बहनें जो ठीक है, उस एंटी रोमियो पर भी सवाल उठे। ये तमाम बातें आपने बताई और आपने ये जिक्र किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है ताकि सरकार पर सवाल उठाने का मौका ना मिले। सिद्धार्थ प्रिय श्रीवास्तव जी, हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि हमने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया, ऐलान तो हो गया, राहत पहुंची क्या? अच्छा जी, अच्छा सवाल आपने खुद ही कर दिया। किसानों की ऋण माफी पे फसली जो अनाउंस किया गया उसका बजट का आता पता नहीं है, और बजट आ रहा है, स्वतः का है। सिद्धांत प्रिय श्रीवास्तव को पता लग जाएगा जब बजट अभी 6 जुलाई से है, बजट में सारे प्रावधान आएंगे। मैं आपको आगे फिर नहीं बोलने दूंगा, मत बोलने दीजिए, ये बोलने के लिए नहीं है। आपस में झगड़िए मत, अपने सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब आपको चाहिए। हरीश जी, देखिए इन्होंने अपनी बात रख लिया तो मुझे अपनी बात रख लेने दें। ठीक है सिद्धार्थ, 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की बात इन्होंने किया। आज तक बजट कहां से आएगा, कैसे आएगा? योगी जी खुद ही बयान दिए कि मैंने तो कह दिया, चैनलों पे चला, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैंने तो कह दिया, लेकिन उसका इंतजाम कैसे हो? तो कहा उन्होंने कि खर्चों की कटौती कर रहे हैं। 36,000 करोड़ रुपए खर्चे की कटौती कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग भी वेट कर रहे हैं। 100 दिन के कार्य योजना में क्या वो लक्ष्य आ रहा है? नंबर 1, अभी कहा इन्होंने गड्ढा मुक्त कर दिया,
80,000 किलोमीटर की सड़कें, गोरखपुर से जहां सीएम साहब आते हैं, 18 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, इनका मेयर, इनका एमएलए, इनका पार्षद, सब एक बारिश में, किसी चैनल पे मैंने कहा था कि एक बारिश हो जाए, आप अपने एंकर को भेजना और देखना कहीं लोगों के घरों में पानी घुस जाते हैं, कहीं जहां मंदिर से निकलते हैं पुल स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट है गड्ढा, और नाला वहां बड़ा है। मकर संक्रांति पे जो नगर निगम बनाता था वो भी नहीं बन पाता है, और ऐसे उबड़ खाबड़ की स्थिति में रखा हुआ है, और इनका शिलापट भी लगा हुआ है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरा गोरखपुर जो है एक बारिश से लोगों के घरों में घुस जाता है, और गड्ढा पूरे शहर में है, गांव की तो बात ही छोड़िए, गड्ढा पूरे शहर में। और आप गोरखपुर से जब बनारस चलिए तो आप आजमगढ़ बड़हलगंज तक आप जो 1 घंटे का रास्ता है 3 घंटे 4 घंटे में रास्ते हिचकोले खाते जाएंगे। यदि प्रेग्नेंट महिला होगी तो उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाएगी। नहीं तो ये सवाल आपने अपने सहयोगियों से नहीं किया? पूर्व में तो उनकी सरकार थी, ये इस सरकार को तो अभी 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ये जिनके साथ खड़े थे उनके कारनामों पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं हरीश जिनके साथ खड़े थे उनके कारनामों पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। जवाब तो लेने दीजिए। अच्छा जी, सवाल असल ये सवाल आपने बहुत अच्छा, इसको भी उठा दिया आपने, मेरे मन की बात को उठा दिया। तब योगी जी से और बीजेपी वाले आवाज उठाते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, और कैसे हो। समाजवादी पार्टी भी उसमें हीला हवाली कर जाती थी कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, और मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार उस सड़क को बनाने के लिए पैसे अलॉट नहीं कर रही है। अब 3 साल की दिल्ली की सरकार, 100 दिन की इनकी सरकार। आज के डेट में भी अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो अखिलेश यादव की योजना थी उसमें थोड़ा परिवर्तन करने की स्थिति बन रही है, लेकिन आज भी वह सब सड़कें एज इट इज जिंदा हैं। 3 साल की केंद्र की सरकार और पैसा भी नहीं दिया। दूसरा, अभी अच्छा जी, इस बात का मैं जवाब दूंगा। ठीक आ रहा हूं मैं आपके पास। कानून व्यवस्था में आ जाइए, कानून व्यवस्था में आ जाइए। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कहीं न कहीं पुलिस वाला मारा जा रहा है, एसएसपी मारा जा रहा है, दूसरे लोग मारे जा रहे हैं। गौरक्षक जो है और योगी समर्थक हिंदू वाहिनी के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसी रणनीति अपना रहे हैं। अभी आप ही चैनल में रिपोर्ट में दिखा रहे थे, एक विधायक जी ने कहीं गलीगढ़ साइड के थे, उन्होंने अपने गुर्गे को छुड़ा लिया पुलिस को अपशब्दों की बौछार करके। कानून कहां चलेगा? अच्छा, इसलिए नहीं चल रहा है कि योगी, आपकी चैनल मैंने कहा था कि योगी जी छका के ऐसे ही पुलिस वालों को आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और ऐसे ही यहाँ के इनके नेता अध्यक्ष बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, और जितने मंत्रिमंडल में लोग हैं उस तरह के ही कारनामों से आकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी आपको जवाब देना चाह रहे थे संक्षेप में, फिर मनोज जी के पास जा रहा हूं मैं। अक्षय जी जिस सड़क की ये बात कर रहे थे उसकी हिस्ट्री ये है कि 650 करोड़ रुपया एनएचआई ने दिया था इनको भुगतान के लिए जमीनों के, और वो समाजवादी पार्टी उस पैसे को अन्यत्र खर्च कर दी, और जिसके कारण उस सड़क की दुर्दशा है। नहीं तो आप लोग हिसाब किताब नहीं लेते हैं क्या? आप सुनिए हरीश श्रीवास्तव जी, सुनिए, केंद्र सरकार की तरफ से अगर पैसा जारी किया जाता है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। पहले जरा तत्वों की जानकारी क्या कीजिए। सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आऊंगा, सिद्धार्थ जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जिसके कारण सड़क की वो दुर्दशा। हरीश जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से पैसा राज्य सरकारों को अलॉट किया जाता है तो क्या उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता क्या, कि राज्य सरकार कुछ भी पैसे की मनमानी करे? हिसाब किताब तो रखा जाता है, लेकिन जिसको खर्च करना है उसने कहीं खर्च कर दिया, हिसाब किताब तो लेंगे। उसी के कारण तो पता लगा कि इन्होंने दूसरी जगह खर्च कर दिया पैसा, जिसके कारण उनके कार्यों में अवरोध है। और अब जो बात हम कहते थे कि हमारी सरकार यहाँ नहीं है इसलिए विकास की योजनाएं नहीं काम कर पा रही हैं, निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो जितनी विकास, जितनी सड़कें सिद्धांत प्रिय जी गिना रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर होंगी, और जो वायदा हमने किया था उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, बीजेपी ये कहना चाहती है। मनोज यादव जी, क्या ये तमाम वजह थी जो परिणाम आया समाजवादी पार्टी के पक्ष में?
अक्षय जी, मैं अभी बड़े ध्यान से बीजेपी के प्रवक्ता जी की बातें सुन रहा था। ये शायद जल्दबाजी में कह गए या इनका आंकड़ा क्या सही है क्या गलत है, ये तो समय ही बताएगा। इनके कैबिनेट मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने उस दिन जिस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत की गड्ढा मुक्त की, वो लगभग 63,000 किलोमीटर की रिपोर्ट थी। मेरी तथ्यात्मक बात को ध्यान से सुनिएगा। और आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रहा हूं, वो 63,000 से बढ़ के आज 80,000 किलोमीटर हो गई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी पिछले 5 सालों में 25,000 किलोमीटर ही सड़क बना पाई है। ये 80,000 किलोमीटर 2 महीने का समय, ये मुझे विश्व रिकॉर्ड की तरफ इंगित करता है। और मैं उम्मीद करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री से भी ये अपील करता हूं कि इस बात का, इस काम का हमें विश्व रिकॉर्ड का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं ये रिकॉर्ड की बात आप कर रहे हैं कि इसका दर्जा मिलना चाहिए। गिनीज बुक में चले भी जाइए आप लोग, कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप लोग जा भी सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर मनोज जी अफसोस इस बात को लेकर नहीं होता कि आप लोगों ने तो खूब चिल्लाया 5 साल कि हमारा काम बोलता है, काम बोलता है। सड़कों की हालत ये है तो फिर काम कहां बोलता है? अच्छे जी, इनके एक अभी मंत्री का बयान था, पिछली डिबेट में मैं था, तो इनके मंत्री ने कहा कि रोडें जो बन रही हैं वो हमेशा गड्ढा मुक्त रहेंगी, कभी भी रोडें नहीं टूटेंगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, ये भारतवर्ष है, 3 मौसम मिलते हैं हमको, जाड़ा, गर्मी, बरसात। और रोडें यहाँ लोहे की नहीं बनती है, न रबड़ की बनती हैं। वो आप उसका भी एक टाइम टेकन है, कितने दिन चलेगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। रोडें टूटती हैं, बनती हैं, ये एक प्रक्रिया है सतत। गड्ढा मुक्त कहाँ है? मुख्यमंत्री आवास के जस्ट बगल में चिड़ियाघर है, उसके बगल की रोड नहीं गड्ढा मुक्त कर पाए। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये ठीक है, गुणवत्ता की बात आपने कर दी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन उससे पहले एक कमेंट हसीब सिद्दीकी साहब से जरूर लूंगा। हसीब सिद्दीकी साहब, ये तो कमियां खुद ही समाजवादी पार्टी आपको नहीं लग रहा कि उजागर कर रही है अपनी? या जो ये बात कह रहे हैं मनोज यादव जी कि सड़कें कितना चलती हैं, सड़कें अगर बनती हैं तो उखड़ती भी हैं, क्या 2 महीने में सड़कें उधड़ जाती हैं? जो बात आपने की इसमें मैं उसके बाद में आऊंगा। मैं इससे पहले जो हूँ अपनी बात कहने में शायद मैं हरीश जी को समझा नहीं पाया। मैं कह ये रहा था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने महापुरुषों के नाम पर योजनाओं के नाम रखे, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 1967 में जब एसपी सरकार आई, उसने योजनाएं चालू की। जब कांग्रेस आई तो उसने उसको रिवर्स नहीं किया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसने कोई योजनाएं शुरू की। कांग्रेस सरकार आई, उसने रिवर्स नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि नई परंपरा शुरू हुई है पिछली सरकारों की योजनाओं को रिवर्स करने की। मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नाम नहीं रखे योजनाओं के अपने। अब आइए आप बात जो आपने भी यहाँ पर उठाई है, ये बात सही है कि गुणवत्ता और इसके ऊपर जो बातें उठाई, सड़कें और ये वो तो बात सही है जो उन्होंने बात उठाई अभी हमारे समाजवादी पार्टी के यादव जी ने। तो वो खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अच्छे काम नहीं हुए, इसलिए रोड जो है वो जो है खराब हो गई। वो एक बात मैं कहना चाहूंगा, तो हम आकलन कर रहे हैं 100 दिन की योगी सरकार का, तो इसमें हम योजनाओं का आकलन करना हमारे लिए संभव नहीं है। ये बहुत कम समय है, ये मानता हूँ। लेकिन कानून व्यवस्था 1 हफ्ते की बात होती है, और ये पब्लिक परसेप्शन है, लोगों का मानना है कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था और बद से बदतर हुई है। सरकार का इकबाल इस दिशा में जो है कायम नहीं हो सका है। ये 100 दिन का ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। योजनाओं का बात है, 100 दिन बहुत कम हुए। मैं नहीं मानता कि इसका कुछ आकलन कर पाएंगे आप कि सरकार ने कितना जो है वो काम किया। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले जो हसीब सिद्दीकी साहब ने सवाल उठाया था कि आप लोगों ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुनाव के दौरान खूब मुद्दा बनाया, अब वही कानून व्यवस्था योगी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? नहीं अक्षय जी, देखिए हसीब सिद्दीकी साहब ने जो बात कही उसके एक पार्ट से तो मैं सहमत हूँ कि अपराधों पे पूरी तरह से अभी नियंत्रण नहीं हो पाया है। लेकिन हसीब सिद्दीकी साहब को भी ये बात ज्ञात होगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको जानकारियाँ होंगी कि अब कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति नहीं जिसकी FIR न लिखी जाती हो, या कोई ऐसा मसला नहीं है
जिसमें अपराध हुआ हो और अपराधी जेल के भीतर न भेजे गए हों। जो अपराध को समाप्त करने की बात है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की बात है, उस दिशा में सरकार पूरी तरह सचेत है, पूरी तरह संवेदनशील है। हमारा एजेंडा है, हम जो बात कहे थे, उस जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमने वायदा किया था, उसको हम पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। नहीं तो ये तस्वीर क्यों सामने अक्सर अब सामने आ रही है हरीश श्रीवास्तव जी, पुलिसकर्मी पिटते नजर आते हैं? देखिए, इक्का दुक्का बड़ा प्रदेश है, इक्का दुक्का घटनाओं की बात मैं नहीं कह सकता अक्षय जी। आपको भी समाजवादी पार्टी कार्यकाल को भी देख रहे हैं, इस सरकार का भी कार्यकाल आप देख रहे हैं, और आपका एक सम्मानित बड़ा चैनल है, आपको भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही होंगी। जो आज कोई अपराधी ये स्वच्छंद होकर के अपराध करके और विचरण करे, ऐसा कहीं संभव नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधी जेल लोग तो इस बात को लेकर भरोसा कर रहे थे ना कि योगी राज आएगा, कानून व्यवस्था पटरी पर होगी, गुंडे बदमाशों में भय होगा, डर होगा, कानून का लग रहा है। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि अब पुलिसकर्मी भी डर समय महसूस करते हैं, कई जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी के और जो राज्य हैं जहां इनकी सरकार है, वहां की भी स्थिति देख लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश की 100 दिन की सरकार हम देख रहे हैं, 3 साल की दिल्ली की सरकार भारत की हम लोग देख ही रहे हैं कि किस स्थितियों में है। अभी 21 जून को योगा दिवस मनाया गया, हमारे भाई कह रहे हैं कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ सहारनपुर का दंगाई उनके साथ योगा कर रहा है, सभी चैनलों ने, अखबारों ने सुर्खियां उसे दी, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है वो, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारनपुर का रिपोर्ट आया जो, उसमें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दिया जाता है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। विधायक जो इनके तमाम जगह थानों में घुस करके एसडीएम और दूसरे लोगों को मार रहे हैं, गोरखपुर में भी एक इनके विधायक ने अभद्रता किया वहां की पुलिस के साथ, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, तो कानून व्यवस्था कहां सुधरेगा? मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि जो गोरक्षा के नाम पर, बूचड़खाने के नाम पर, अभी आप ट्रेन में देखिए, अभी ट्रेन में घटना घट गई, बीप के नाम पर लोगों ने घुस करके तलवारें चला दिया, चाकू मार दिया 4 लोगों को। कहां से आप कंट्रोल करोगे जब तो आपके ही लोग सड़कों पर निकल चुके हैं कानून को अपने हाथ में लेकर कि योगी के हम सिपाही हैं, मोदी के हम सिपाही हैं, जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना है, तुम्हें हम ये कह रहे हैं ये पहनना है, तुम्हें हम ये कह रहे हैं ये खाना है, तुम्हें हमें कह रहे हैं ये बोलना है। जब इस तरह की परिभाषा उत्तर प्रदेश और देश के अंदर परिलक्षित की जाएगी तो कानून कब तक अपनी गिरवा झांकेगा? निश्चित तौर पे तब पुलिस के लोग पीटे जाएंगे और अपराधी सर उठाकर सड़कों पे घूमेंगे। मनोज यादव जी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जो तमाम बातें कह रहे हैं, बीजेपी कह रही कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं, सवाल कैसे उठा सकते हैं? अच्छा जी, अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि अब एफआईआर लिखी जाने लगी है। इसी बात में इनका उत्तर भी छिपा है कि अपराध आप करिए, हम एफआईआर लिखवा देंगे बस। ये बिल्कुल क्लियर एजेंडा है इनका कि अब एफआईआर लिखी जाने लगी है। इनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, इन्हीं का नहीं, इनके किसी मंत्री का, इनके मुख्यमंत्री का, किसी का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि साहब ऐसा है। मनोज जी, ये भी बताइए ना कि अपराधी अब सब जेल में जा रहे हैं। अपराधी ये भी बताइए ना कि जो भी अपराधी है वो जेल के सीट के पीछे जा रहा है। बीच में बात ये भी आप बताइए ना उसके साथ में। लाइन ले रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आपके सीएम को संज्ञान में लेके कहा उनके अपराध के बारे में, लेकिन इनकी सरकार उत्तर प्रदेश शासन ने उस पर हाई कोर्ट को कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, मनोज जी को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। मनोज जी, अच्छे जी, मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता से इन्होंने वादा किया था, हमारी सरकार पे इन्होंने पानी पी पी के लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चंस उठाए थे। मैं आज उत्तर प्रदेश का नागरिक की हैसियत से मैं ऐसी कानून व्यवस्था की
बात करना चाहूंगा जिससे भयमुक्त हो लोग, लोगों को सरेआम मारा ना जाए, लूटपाट ना हो, घटनाएं कम हो, रेप की घटनाएं कम हो, चीजों को आप काम करने। देखिए अगर मैं फिर पीछे जाऊं तो अनुभव की कमी है, कोई अनुभवी इनकी कैबिनेट में नहीं है, 2-4 मंत्रियों को छोड़ दीजिए। तो आप लोगों को तो 5 साल का अनुभव है, कुछ सुझाव दे दीजिए। देखिए अखिलेश जी को तो अखिलेश जी के बारे में क्या आप आपने अनुभव की बात कही ना, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विजन की कमी है सरकार में, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को है। अखिलेश जी तो पहले से अनुभवी हो गए थे ना। पूरे वर्ल्ड में यूपी 100 की व्यवस्था का इन्होंने मजाक उड़ाया है, इस वजह से आज उत्तर प्रदेश में यूपी 100 से उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल की कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरह मजाक बनी हुई मैं थी। बीच में नहीं बोलता हूँ, परंपरा का निर्वाह करिए। चलिए ये शब्द सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। मनोज यादव परंपरा के निर्वहन की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इतना शिष्टाचार होना भी चाहिए। मनोज जी बीच में मत बोलिए, ठीक है, बीच में मत बोले, ठीक है, अपनी बात पूरी रखने दे। मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए कानून मुंह से कह दूं कल से अपराध नहीं होगा, मैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं कह दूं कल से अपराध नहीं होगा, क्या अपराधी नहीं बन जाएंगे? उसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, व्यवस्था बनाई गई, यूपी 100 लाया गया, 15 मिनट से 20 मिनट का एक समय निर्धारित किया गया, अपराधियों के मन में भय की स्थिति लाई गई, लेकिन साहब इनकी वही यूपी 100 की गाड़ियां सरकार आते ही सवारियां ढो रही हैं। क्या कर रहे हैं आप उस योजना को फ्रंट में लाइए। अगर अमेरिका उसकी सराहना कर रहा है तो आप खुले मन से करिए सराहना। ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब, कानून व्यवस्था का मुद्दा आपने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था है, तो आप क्या सुझाव? ठीक है, अपराध हम रोक नहीं पाएंगे। सिद्धार्थ जी छोड़िए ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो अपराध हम नहीं रोक पाएंगे, होती रही हमेशा, थोड़ा काम की बात भी हो जाए, कुछ सुझाव वगैरह भी अगर कुछ दिए जाएं ताकि जो व्यवस्था है वो कम से कम सही हो पाए। हसीब सिद्दीकी साहब, कहां पर आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर सरकार फेल है? देखिए मेरा मानना ये है कि सरकार जो है, ये जो केंद्र का जो फार्मूला था वो अपना रही यहाँ भी, हिट एंड रन। एक चीज उठाई, एक मुद्दा कुछ दिन चला, बहस हुई, खत्म हो गई। जैसे आपने बात की एंटी रोमियो का आ गया, भैंस का गोश्त बंद कर दिया गया, कुछ दिन चर्चा उस पर हो गई, कुछ दिन इस पर हो गई, मतलब कॉन्स्टेंट ये जो है पॉलिसी की बात जो है वो नहीं हो पा रही है लैंड ऑर्डर के ऊपर भी। अभी जो है हरीश जी ने हमारे जो बात कही हमारी कि रिपोर्ट लिखी जा रही है, रिपोर्ट की स्थिति ये है इनकी सरकार की। अभी मैंने पढ़ी खबर एक अखबार में, बड़े अखबार में है कि बस्ती में अभी इंडो पाकिस्तान मैच हुआ, बस्ती में जो है एक वर्ग विशेष के ऊपर इस आरोप के तहत रिपोर्ट लिखा दी गई कि साहब उसने पटाखे छुड़ाए। बाद में उसकी जांच की पुलिस ने, तो मालूम क्या हुआ साहब, जिसने रिपोर्ट लिखाई है वो व्यक्ति कह रहा था कि हमने सुना था, आपने लोग गिरफ्तार कर लिया, सब कर लिया आपने कहा हमने सुना था और आपने रिपोर्ट आपने एक लिख दी। तो जिस वक्त तक आप जो हैं एक निगाह से, एक दृष्टि से, चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे कोई भी हो, उसमें कदम नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक कानून व्यवस्था दृढ़ नहीं हो सकती। और ये बात सही है इस वक्त कि बीजेपी वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करने में विफल है। हरीश श्रीवास्तव जी इसे सुझाव के तौर पर लेंगे या फिर लगेगा कि ये क्रिटिसिज्म है, ये सिर्फ आलोचना की जा रही है? सुझाव लेना भी जरूरी होता है सरकार को। नहीं देखिए अच्छे जी, जो बात हसीब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि मैं मतलब वो तथ्यहीन बात लग रही है। तथ्यों में मुझे कोई तथ्य उसमें नहीं नजर आ रहा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है या किसी के साथ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले बहुत स्पष्ट तौर पर ये सारे प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। अब ये हसीब सिद्दीकी साहब या कुछ लोग जो खंडित सोच रखते हैं या उनको हर बात में भेदभाव नजर आता है, तो मैं उस पर कोई बात नहीं कह सकता। नहीं, आपने जो जिक्र किया कि योगी जी ने सख्त हिदायत इस बात को लेकर अधिकारियों को पहले दे दी कि सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्या उसका अमल नहीं कर रहे हैं अधिकारी? दबाव में आ जाते हैं? नहीं, अब कहीं जिस घटना की चर्चा हसीब सिद्दीकी साहब की मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब इक्का दुक्का कहीं अगर किसी अधिकारी ने गलती की, किसी ने कर्मचारी ने गलती की या किसी ने, उसको आप
एक बात को आप सरकार के चेहरे पे थोप दे, वो बात सही नहीं है। हाँ, अगर कहीं इस तरह की आम घटनाएं हो रही हो और उस पर कोई एक्शन ना हो रहा हो, तब तो आप कह सकते हैं। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी कुछ गिनवाना चाहेंगे? हरीश श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं, हरीश श्रीवास्तव जी, कार्रवाई के नाम पर ये कि एक डीआरएम के साथ बदसलूकी आपकी पार्टी के एक विधायक करती हैं, मेरठ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस कर्मियों की वर्दी तक खींचने की कोशिश करते हैं, एसएसपी के आवास पर धावा बोला जाता है, नहीं, जहां एक सांसद महोदय खाल खिंचवाने की बात करती हैं। आप एक कार्रवाई बताइए, किसी एक पर कार्रवाई हुई हो? अक्षय जी, जिस सहारनपुर की घटना को लेकर के आप बात कह रहे थे, एमपी का जो सांसद का जो भाई है वो उसके चार्जशीटेड हुआ उसमें। तो अगर कहीं कोई सरकार भेदभाव कर रही होती, बहराइच की घटना में FIR दर्ज हुआ तो विधायक के लड़के को गिरफ्तार किया गया, तो ये कहना कि सरकार कहीं फेवरेटिज्म कर रही है, बात निहायत ठीक है। मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज, जहां भी आपराधिक घटनाएं हुई वो कोई आम हो या खास हो, लेकिन मिसाल नहीं बन पा रही है। सांसद हो, हरीश श्रीवास्तव जी, ये मिसाल के तौर पर नहीं सामने आ पा रहा। हो सकता है कि जो कार्रवाई हो रही हो वो दबाव के चलते जरूर हो रही हो, मिसाल के तौर पर नहीं सामने आ रहा है। मनोज जी। अच्छा जी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कही और आपने भी कुछ एग्जाम्पल क्रिएट किए। अपराध कहां से बढ़ा? अपराध इसी जगह बढ़ गया। अगर ये अपने नेताओं पे, 2-4 नेताओं पे बेहतर कार्रवाई कर देते साहब, किसी को पार्टी से सस्पेंड कर देते, किसी को पद से सस्पेंड कर देते, व्यवस्थाएं सही हो जाती। बहुत टेरर बना था योगी सरकार का। मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं, मुझे भी लगा कि यार योगी जी तो बड़े सख्त मिजाज इंसान हैं, लेकिन योगी जी अपने ही लोगों पे कैसे कार्रवाई करें? समस्या तो इस बात की है। हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उनको योगी जी ने कह दिया ये छद्म समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। हमें कह सकते हैं, इन्हें कोई गुरेज नहीं। लेकिन ये अपने विधायक को, जो एससीओ को गंदी तरीके से लताड़ता है, उस महिला का अपमान करता है, उसको 5KD में बुला के चाय पिलाते हैं और उसको पता नहीं कान में क्या फूंक देते हैं और वो हंसते हुए चला जाता है। ये इनकी इच्छा शक्ति क्या है? चले ठीक है, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी हो तो क्या हाल होता है। अब शायद समाजवादी पार्टी को भी इस बात का एहसास हो रहा है। हालांकि अब उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि व्यवस्थाएं बेहतर हो कम से कम। सिद्धार्थपुरी जी, संक्षेप में आप कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं? के कैबिनेट में आरोपी मंत्री था, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे समाजवादी मित्र को कहीं कोई ऐतराज नहीं नजर आया। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छिपा किसी से कुछ नहीं है। सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव जी, कुछ सुझाव आप देना चाहें हरीश जी को तो दे सकते हैं। जब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो इनका अध्यक्ष है, उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे मौजूद हैं, उससे सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव जी, हमाम है हसीब सिद्दीकी साहब, आपको नहीं लग रहा कि इतनी नैतिकता की बात जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, सपा कह रही है या फिर कोई भी राजनीतिक दल कहता है, हमाम नहीं है क्या ये? नहीं, ये देखिए, नहीं, हमाम कहाँ से है? कैसे हमाम है? सर, आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव जी पास चले गए। आप जब जब आप सुझाव पूछ रहे थे, मैं तो सुझाव पे आ रहा था। जो बात आपने कही, अभी तो मैं सुझाव पे आ रहा था। सर, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। आप हरीश जी को सुझाव दे दीजिएगा। एक फाइनल कमेंट हसीब साहब से। वो बात अक्षरता सही है। मायावती की सरकार तो योगी जी सुनबे नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पे गई, अखिलेश सरकार क्यों गई? कानून व्यवस्था पे गई। और ये मैं सचेत करता हूँ कि सरकार को भी, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत से काम कर रही है। तालाबंदियों के लिए अच्छी नीति बनाई है, टेंडर के लिए अच्छी नीति बनाई है, आज जो है विधायक निधि पर अच्छी नीति बनाई है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था पर कंट्रोल में नहीं लाए तो ये इनके लिए आने वाले 2019 में बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है हरी जी, हाँ या ना में सिर्फ जवाब। 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल? बिल्कुल पास। 70% से डिस्टिंक्शन से ऊपर नंबर मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद इस बात को लेकर करते हैं कि सरकार जितना भरोसा जाहिर कर रही है, उतना भरोसा आम जनता के बीच में भी कायम हो। आम जनता को भी लगे कि हमारी सरकार डिक्टेंशन के साथ पास भी हो रही है और उसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता तक भी पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
तो अब योगी सरकार की तरफ से कवायद इस बात को लेकर की जा रही है कि जो भी 100 दिन का कार्यकाल पूरा होगा, इसमें क्या कुछ काम किए, इसका लेखा जोखा आम जनता के सामने रखेंगे, ताकि ये भी पता चल पाए कि कौन मंत्री किस तरह से काम कर रहा है। उस हिसाब से हीला हवाली करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी है। साथ ही जो बेहतर काम करने वाले हैं उनकी तारीफ भी होगी, उनकी सराहना भी करने की तैयारी ज़रूर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जब आम जनता के सामने आएगा तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या आता है। जनता की नज़रों में 100 दिन का कार्यकाल पास की श्रेणी में होता है या फेल की श्रेणी में। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना है।